हाय गाइस, तो आज का चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को, लेक्चर को। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर्स होते हैं जिससे कैरेक्टर्स अपन पहचान पाए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज़ एक कैरेक्टर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो बता सकता है कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें भी जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, आखिरी के जो 3 हैं, वो जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ये डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग। सारे लिविंग में ये कैरेक्टर तो प्रेजेंट हो गई, पर ये बट नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग। पर ये जो कैरेक्टर है नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर। डिफाइन कैरेक्टर मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। कौन कौन सा? आखिरी के 3, एमसीसी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। एमसीसी, जैसे नीट की काउंसलिंग कौन कराता है? एमसीसी। तो एमसीसी जो है वो तुम्हारा आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है लिविंग का। मतलब ये लिविंग में तो सारे लिविंग में प्रेजेंट होगा, पर विदाउट एनी एक्सेप्शन नॉन लिविंग में नहीं होगा, इसलिए अपन कहते हैं वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो क्या अपन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नहीं कहते डिफाइनिंग है? हाँ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग होता है। अपन देख लो, नॉन डिफाइनिंग जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। नॉन डिफाइनिंग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्यों होता है? क्यों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग में आता है, डिफाइनिंग में क्यों नहीं आते हैं? देखते हैं। तो चलिए पहले ग्रोथ की बात करें। देखिए, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्विन कैरेक्टर्स ये दो बार नीट में पूछा भी गया है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये जो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर होते हैं, ये मतलब ग्रोथ के ये 2 या 3 बार नीट में पूछा गया, स्टेटमेंट में आया हुआ है। अब ग्रोथ जो रहता है प्लांट्स में रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, जितना उनका लाइफ स्पैन होता है। जैसे कोई प्लांट का अगर लाइफ स्पैन है 10 साल, तो वो 10 साल तक ग्रो होता ही रहेगा, मतलब विदाउट एनी लिमिट। प्लांट्स में होता है थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होता ही रहता है। लेकिन एनिमल्स जैसे अपन में अप टू सर्टेन लाइफ, आप देख लीजिए कहीं आपके मतलब एक लिमिट होती है एज, जैसे 18 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल के बाद मतलब जनरली ग्रोथ होता नहीं है। आपने देखा नहीं हो, जैसे आपके दादाजी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, मतलब हाइट जो है एक लिमिट तक रहती है। मतलब जैसे जो 18 तक हाइट है बस वो लिमिट है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। एनिमल्स में जो है एक लिमिट तक ही ग्रोथ रहती है, जबकि प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ। और ग्रोथ मैंने आपको कहा था नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि डिफाइनिंग कौन है? एमसीसी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस होते हैं डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग ग्रोथ है। ऐसे भी देख सकते हो नॉन डिफाइनिंग में कौन कौन आता है? वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है उसको। नॉन डिफाइनिंग को जैसे आप कह सकते हो नज़र लग गया है, एक ट्रिक है। मतलब ऐसे नॉन डिफाइनिंग इसलिए क्योंकि उसको नज़र लग गया, वो डिफाइनिंग नहीं है। जैसे अपने हिंदू रिचुअल्स में मानते हैं कि नज़र लग जाता है, तो आप ऐसे देख लो NGR, नज़र। नॉन डिफाइनिंग ग्रोथ, आप ऐसे याद रख लो डिफाइनिंग एमसीसी होता है डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों होता है? हमने कहा था ये तो पता है कि नॉन डिफाइनिंग, पर नॉन डिफाइनिंग क्यों है? बिकॉज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो ग्रो करते हैं। अपन ने कहा था कि डिफाइनिंग वो होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करे विदाउट एनी एक्सेप्शन। नॉन लिविंग जो है वो ऑब्जेक्ट वो नहीं करे। लेकिन ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग इसलिए क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं। हाँ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ये कैसे? जैसे कि एग्जांपल ले, माउंटेन्स हो गया, सॉइल बाइंडर्स हो गया, कैन ऑल्सो ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। इसका मतलब जैसे कि कोई रेत के टीले होते हैं, जैसे कभी कोई आंधी आया, साइक्लोन आया, तो रेत के टीले में आप देखोगे एक दिन में इतने टीले, लेकिन अगले दिन आंधी की वजह से, साइक्लोन की वजह से, किसी भी कारण उसके ऊपर और रेत आ जाता है। रेत जैसे समझ लो इतना हाइट था पहले 5 फुट था, लेकिन साइक्लोन आने के बाद कहीं से और रेत उड़ के उसके ऊपर आ गया, 2 फीट और हाइट बढ़ गया। तो है तो वो नॉन लिविंग, रेत है नॉन लिविंग, पर अक्यूमुलेशन हो गया ऑन सरफेस, इस वजह से वो नॉन डिफाइनिंग, उसकी ग्रोथ हो गई। लेकिन ये जो है ना एक्सटर्नल ग्रोथ है। ग्रोथ जो है अगर ऐसे ग्रोथ फ्रॉम इंटरनल ग्रोथ, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही प्रॉपर्टी है। पर जो नॉन लिविंग है वो एक्सटर्नल ग्रोथ, बाहर से जो ग्रोथ हो रहा है, इसलिए अपन नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। अगर बॉडी मास में इंक्रीज हो रहा है इसलिए कहते हैं ग्रोथ। ये सिंपल, जैसे बॉडी मास बढ़ रहा है वैसे उसको अपन ग्रोथ कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। नॉन डिफाइनिंग है, अपने पता था नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्यों है? बिकॉज देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब है तो लिविंग, जैसे म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमंस क्या लिविंग नहीं है? लिविंग है, पर ऑफकोर्स लिविंग होने के बाद भी ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग है, डिफाइन नहीं कर रहा है। डिफाइनिंग वो होता है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करे विदाउट एनी एक्सेप्शन, पर इधर एक्सेप्शन आ गया क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं।
ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किस में होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट किस में होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एक और बार, म्यूचुअली ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों जो नॉन डिफाइनिंग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किस में होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट किस में होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब अपन बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और माइक्रोब्स एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंजाई हो गए, माइक्रोब हो गए, सारे के सारे एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। सारे प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करते हैं। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई सा भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑर्गेनिज्म बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, कोई सा भी एग्जिबिट नहीं, मतलब नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट नहीं करता। एंड आइसोलेट, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि हमेशा इग्नोर कर दी जाती है, पर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नीट में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आने के बहुत चांसेस है। ये एनसीईआरटी में छुपी हुई लाइन है, बहुत कम जनों, मतलब छुपी हुई, ऐसे तो छुपी हुई लाइन है, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको लिख दिया। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नीदर लिविंग नॉन लिविंग। कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा बस इतना और इसको छुपा देगा। अब इसमें पूछेगा एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ जो बॉडी के बाहर हुए एक टेस्ट ट्यूब में, तो वो क्या होगा, लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, या बोथ लिविंग नॉन लिविंग होगा, या नीदर नॉन लिविंग ना नॉन। तो इसका आंसर आ जाएगा नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अगर कोई सा भी मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑर्गेनिज्म के बाहर हो रहा है, कोई से भी टेस्ट ट्यूब में वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो वो ना ही जो रिएक्शन है वो लिविंग होगा, ना ही नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग। अब अपन देखते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन डिस्क्राइब्ड। ऐसे स्पीसीज जो अभी तक डिस्क्राइब्ड हो चुके हैं, तो वो कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन जो है वो स्पीसीज जो है डिस्क्राइब्ड हो गए। और ये किसने दिया था, इसी को अपन कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अपना बायोडाइवर्सिटी कितना है, 1.7 से 1.8, उसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कितना है, 1.7 से 1.8 मिलियन। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होता है वो 7 मिलियन है। मतलब अपन जो है ग्लोबल स्पीसीज अभी डिस्कवर नहीं हुआ, डिस्कवर 1.7 से 1.8 मिलियन। और ये कितने कहा था, रॉबर्ट मे ने कहा था कि इतने टोटल स्पीसीज है 7 मिलियन। ये एक एस्टिमेट दिया था, किसने दिया था, रॉबर्ट मे ने दिया था 7 मिलियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार पूछा गया। आप इसको ऐसे याद कर लो, नीट का एग्ज़ाम कब हुआ, नीट का एग्ज़ाम हमेशा पहले वीक में होता है, संडे के पहले वीक। जैसे नीट 2023 कब हुआ, 7 मई को, 7 मई को। तो रॉबर्ट मे ने कितना एस्टिमेट किया, 7 मिलियन। वरना ऑप्शन में आ जाएगा 1.7 से 1.8 मिलियन, 7 मिलियन याद रखना है, 7 मिलियन। अब टैक्सोनॉमी को कितने चीज़ में क्लासीफाई, मतलब टैक्सोनॉमी के कैसे, टैक्सोनॉमी अपन होता क्या, उसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब टैक्सोनॉमी में क्या पार्ट है। तो टैक्सोनॉमी में 4 पार्ट आते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये 4 पार्ट आते हैं। अब नोमेनक्लेचर मतलब होता है नाम देना, जैसे ऑर्गेनिक में भी होता है IUPAC, वैसे नोमेनक्लेचर होता है मतलब नाम देना होता है। बेसिकली नोमेनक्लेचर होता है नाम देना। अब नाम देना है तो कैसे सिस्टम से, बाइनोमियल सिस्टम से देना है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और उसके लिए दो चीज़ होती है, दो सिस्टम है, 2 नोमेनक्लेचर है नोमेनक्लेचर के लिए, ICBN और ICZN। ICBN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये फॉर्मूला याद, फुल फॉर्म याद रखना, ये नीट में पूछा गया, एक बार पूछा गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इतना याद रखना, ICBN में 4 आता है और ICZN में ऑफ आता है। बेसिकली ये जो है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो अपन को नाम से ही पता चल रहा है ये किसके लिए होगा, बोटेनी मतलब प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन, कौन सा नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे, ICBN। अब जूलॉजिकल अपन जैसे एनिमल्स के लिए कौन सा नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे, ICZN। अब नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल रूल्स होते हैं जो फॉलो करने हैं। ऐसे ही तो कुछ नहीं है कि कोई सा भी नाम लिया, कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी नाम रख देगा, क्योंकि ये ICBN का, अब जैसे अपन को पता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये इंटरनेशनल है। तो ऐसे कोई जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब इंटरनेशनल नाम होना चाहिए, मतलब ये ऐसा पूरे मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं कुछ और नाम से, जैसे अलग अलग नाम से। तो उसके लिए कुछ रूल होना चाहिए, तो वो रूल्स है। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन में होते हैं, लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो जनरली होते हैं किस में, लैटिन में होते हैं, पर लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। पहला वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जीनस होता है, जो
देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं, मतलब दो नाम होते हैं, एक पहला आगे वाला नाम होता है जीनस और बाकी का कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मैं एग्जांपल बता दूंगा। जो दोनों वर्ड्स होते हैं जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस जब दोनों हैंड रिटन होते हैं, जब अपन उसको हाथ से लिखते हैं तो वो दोनों सेपरेटली अंडरलाइन, और जब प्रिंट होता है तो इटैलिक्स में। जब दोनों वर्ड्स, मैं फिर बोलूँगा, जब दोनों वर्ड्स रिटन, जब अपन उसको लिखते हैं हैंड रिटन लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और प्रिंट करेंगे तो कौन से भाषा में? इटैलिक्स। कौन से लैंग्वेज में? इटैलिक्स। पहला वर्ड को जीनस कहते हैं, दूसरे वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट। फिर बोलता हूँ, पहले वर्ड को जीनस, दूसरे वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट। और जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर होता है, दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर। ये देखो एग्जांपल है, पहला जैसे ये क्या है? जीनस, इंडिका, स्पेसिफिक एपिथेट। पहला वर्ड कैपिटल से, दूसरा वर्ड स्मॉल। अब तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा कि ये कौन सा सही है, तो इसमें पहला भी कैपिटल, दूसरा भी कैपिटल। गलत, क्योंकि दूसरा स्मॉल, पहला स्मॉल दूसरा स्मॉल। गलत, पहला कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल, पहला स्मॉल दूसरा कैपिटल। गलत, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल होना चाहिए। तो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? ये मैंजिफेरा इंडिका। ये बेसिकली मैंगो का नोमेनक्लेचर किया हुआ है। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज। तो ये जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होते हैं। और आपको मैं इसका, अगर आपको याद नहीं होता है ऐसे तो ये सबको याद होता है, पर अगर किसी को याद नहीं होता तो इसका मेनेमोनिक्स है कोली, प्लेस, क्रिकेट, ऑन, फ्लैट, ग्राउंड, सरफेस। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। और आपको एक बात याद रखना, फ्रॉम स्पीसीज से किंगडम, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, स्पीसीज से शुरू होगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम दोनों का एक ही होता है। देखो फाइलम एनिमल के लिए होता है, जैसे एनिमल किंगडम में पढ़ते हो फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। तो एनिमल के लिए फाइलम यूज़ होता है, और डिवीजन आपका प्लांट के लिए यूज़ होता है, जैसे प्लांटी के लिए। अब जैसे आपको पता है स्पीसीज से किंगडम जाओगे, जैसे जैसे स्पीसीज से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, तो जो है डाइवर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि अपन को पता है स्पीसीज का अलग होता है। जैसे जीनस में बहुत सारे स्पीसीज आएंगे, फैमिली में बहुत सारे जीनस आएंगे, ऑर्डर में बहुत सारे फैमिली आएंगे, क्लास में बहुत सारे ऑर्डर आएंगे, ऐसे। तो ऊपर जाओगे तो ऑफकोर्स डाइवर्सिटी जो है बढ़ेगी, कॉमन कैरेक्टर जो है वो कम होगा। अब कॉमन कैरेक्टर नीचे से ऊपर जाओगे तो ऑफकोर्स कम होगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे बेसिक सा चीज़ है, इसमें कुछ समझने वाली बात है। कॉमन कैरेक्टर कम होगा क्योंकि स्पीसीज, दो स्पीसीज है एक जीनस में आ रहे, तो कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज में सबसे ज़्यादा। डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन देखो इंक्रीजेस, क्लासीफाई करना है तो नीचे से ऊपर जाओगे तो क्लासिफिकेशन में दिक्कत आएगी। फिर बोलूँगा नीचे से ऊपर जाओगे, स्पीसीज से किंगडम जाओगे, छोटे से बड़े में जाओगे तो डाइवर्सिटी जो है बढ़ेगी, कॉमन कैरेक्टर जो है कम होगा, डिफ़िकल्टी जो है बढ़ती जाएगी, डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी क्लासिफिकेशन में। अब इसकी बात, तो अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स की। तो टेक्सोनॉमिक एड्स में क्या क्या आते हैं? हर्बेरियम आता है, बोटेनिकल गार्डन आता है, जूलॉजिकल पार्क आता है और म्यूजियम आता है। टेक्सोनॉमिक एड्स में 4 आते हैं, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम। तो अब एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो जो ये लिखा हुआ होता है सफिशियंट है, नीट में अगर क्वेश्चन आएगा तो सफिशियंट है, इसमें से ही आ जाएगा। बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, मतलब बोटेनिकल गार्डन में क्या रखते हैं? लिविंग प्लांट रखते हैं। म्यूजियम में अलग रखते हैं, मैं बता दूंगा। लिविंग प्लांट किस में होगा? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है? लिविंग प्लांट होते हैं, एनिमल नहीं होते। बोटेनिकल नाम से पता चल रहा है प्लांट्स का होगा। और ये सब 3 जगह है, तो कहाँ कहाँ है? जैसे फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ, जो कि वो भी इंडिया में। अब अपन बात करते हैं जैसे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क बेसिकली क्या होता है? जू, चिड़ियाघर जो होता है उसमें अपन वहाँ जानवरों को क्यों रखते हैं? स्टडी ऑफ फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स का अपन उनका कैसा रहने सहने का है, रहने सहने का बिहेवियर कैसा है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, बिहेवियर जूलॉजिकल पार्क उसके लिए होता है। अब अपन अगर हर्बेरियम की बात करें, हर्बेरियम, तो हर्बेरियम बेसिकली स्टोर हाउस होता है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीमेन, जो कि ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड। ये याद रख लो, डीपीपी मतलब बेसिकली स्टोर हाउस, जिसमें अपन प्लांट स्पीसीमेन को कलेक्ट करते हैं। जो प्लांट्स होता है उसको कलेक्ट करते हैं, पहले उसको सुखाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर प्रिजर्व करते हैं, ताकि हर्बेरियम वो रहता है। हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम वन में मतलब जो अपन जो प्लांट है फिर उसको एक हर्बेरियम सीट में चिपका देते हैं, ड्राई किए, प्रेस किए, प्रिजर्व करके उसको हर्बेरियम सीट में चिपका देते हैं। और हर्बेरियम सीट में जो प्लांट स्पीसीमेन रहता है उसके एकदम नीचे में यहाँ पर लिखा रहता है डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब कब पकड़े, कहाँ से पकड़े उस प्लांट को, और उसका नाम इंग्लिश में क्या नाम है, लोकल नाम क्या है, बॉटेनिकल नेम क्या है, उसका फैमिली कौन सा, और कलेक्टर्स नेम। ये चारों चीज़
उस सीट में लेबल में कंटेन रहेगा। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल, बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम रहेगा। अब अपन बात करें म्यूज़ियम की, तो म्यूज़ियम क्या होता है? म्यूज़ियम जो है जनरली सेटअप होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। म्यूज़ियम जो होता है बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। जैसे अब आप देखोगे तो म्यूज़ियम मेट्रो सिटीज़ मतलब सिटीज़ में रहता है, अभी विलेज में म्यूज़ियम नहीं देखने को मिलता है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पीसीज में, जैसे बॉटेनिकल गार्डन में क्या था? प्लांट्स का। जूलॉजिकल जैसे बॉटेनिकल गार्डन में क्या था? सिर्फ प्लांट्स का, और वो भी लिविंग प्लांट्स का था। अब इसमें जैसे म्यूजियम में देखोगे तो कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। किस में दोनों आते हैं? प्लांट और एनिमल म्यूजियम में दोनों आते हैं। इंसेक्ट, अगर जैसे कोई छोटा जानवर है, इंसेक्ट को पहले कैसे करोगे? पहले उसे कलेक्ट करोगे, छोटे से इंसेक्ट को कलेक्ट करोगे, फिर उसको किल करोगे, फिर उसको पिन करोगे, तभी म्यूजियम में रखा रहेगा। अब जैसे कोई बड़ा सा एनिमल है, जैसे बर्ड हो गया या कोई सा भी मैमल का, मैमल में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, मैमल में कोई एनिमल है तो वो यूजुअली स्टफ होता है, क्योंकि उसको अपन पिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा एनिमल है। अब अपन बुक्स की बात करें, बुक्स में लास्ट पेज में रखा है ये बुक्स के फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ठीक है। अब फ्लोरा क्या होता है? इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ प्लांट्स, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, वो किस में आता है? फ्लोरा में आता है। इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स से फ्लोरा होता है। मोनोग्राफ, मोनो मतलब अपन को नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन, अगर एक टैक्सॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देख रहा है तो वो कौन होगा? मोनोग्राफ, मैनुअल, मोनोग्राफ होगा, क्योंकि नाम से एक टैक्सॉन के बारे में मोनोग्राफ होता है। अब मैनुअल की बात करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, अगर कोई गिवन एरिया में प्लांट्स को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैनुअल होगा। फ्लोरा में इंडेक्स आता है, इंडेक्स सिर्फ फ्लोरा में आता है, ना कि मैनुअल में, ना कि मोनोग्राफ, ना कि कैटलॉग। किस में? इंडेक्स, और किस में आता है? फ्लोरा में आता है। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट करना है, अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैनुअल, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडेक्स, फ्लोरा, इंफॉर्मेशन अगर एक टैक्सॉन के बारे में ये। और ये एनसीईआरटी के समरी में एक लाइन है जो पूरे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ये लाइन कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर एनसीईआरटी के समरी में ये लाइन है, इसलिए समरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे जन समरी पढ़ते नहीं है, तो क्योंकि समरी में भी तो बहुत सारे जन एनसीईआरटी समरी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, मत पढ़ो, मेरी वीडियो देख लो, मैं देख लूँगा एनसीईआरटी समरी में वो कौन सी लाइन है जो एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी के समरी में टेक्सोनॉमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन थ्रू मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ फॉर फर्दर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। अब जो बच्चा नहीं पढ़े, क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्या पता? फ्लोरा भी अगर ऑप्शन में फ्लोरा हुआ तो वो फ्लोरा भी मतलब छोड़ देगा या कुछ तुक्का मारेगा। इससे अच्छा अपन को पता ना जो टेक्सोनॉमिस्ट है ये प्रिपेयर इन्फॉर्मेशन किससे, अगर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ को आगे पढ़ना है तो किससे पढ़ेंगे? मैनुअल्स और मोनोग्राफ से, ना कि फ्लोरा से। तो ये लाइन समरी में है, तो चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।